हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। मैंने हाल ही की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 562 रैंक हासिल किया है। आज मैं यहाँ डीकेटी के ज़रिए अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम की शेयर करने आया हूँ। इस एग्ज़ाम में ऑप्शनल का बहुत बड़ा महत्व है बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 500 मार्क्स इन द मेंस स्टेज। तो जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 9 एग्ज़ाम होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का रहता है। और आपको सिलेबस में और जो यूपीएससी है वो ऑप्शंस देता है कि आप कुछ नंबर ऑफ़ ऑप्शनल्स में से अपने इंटरेस्ट, नॉलेज और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे एक ऑप्शनल चुन सकें अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड वो चूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, बिकॉज ऑप्शनल काफ़ी हद तक बहुत ही सिग्निफिकेंट परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है इस एग्ज़ाम में। और क्योंकि वो आपका एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है और जिसके लिए आप कंटिन्यूसली 1-2 साल से पढ़ रहे होते हो, तो बहुत ही ज़्यादा की होता है कि अगर आपको लिस्ट में आना है और अच्छा रैंक लाना है तो ऑप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रहे। ऑप्शनल का चॉइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसका बहुत ज़रूरी है कि स्कोर पे भी एक कंपोनेंट वो भी है कि कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है प्रीवियस ईयर्स में। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्योंकि आपको उस पर रोज़ 6 से 8 घंटे, 4 से 6 घंटे आपको देने हैं उस सब्जेक्ट को। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस तरफ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट को पूरे 1 साल 2 साल पढ़ना। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन में रहे होते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका एक बैकग्राउंड होता है। तो आपको वो देखते हुए भी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना ऑप्शनल चुनना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल रहा है, क्योंकि मैंने लॉ किया है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से, तो मेरा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वो लॉ का ही रहा है और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लॉ को ही अपना ऑप्शनल लूँ। तो डिस्पाइट देयर बीइंग सर्टेन लिमिटेशंस विद द लॉ ऑप्शनल, आई ऑलवेज वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा अगर मैंने अपनी तरफ से 100% हार्डवर्क और उसको टाइम दिया। और मैंने फिर लॉ को ही अपना ऑप्शनल रखा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने और भी ऑप्शनल्स रखे हैं फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा है या उनको इंटरेस्ट भी था और लॉ में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स तो हैं ही, उनको वो सब्जेक्ट भी इतना पसंद नहीं था। तो ये आपका अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है बहुत हद तक। लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो लॉ ऑप्शनल के फेवर में काम करते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो एक्चुअली मेरे को खुद भी, जब मेरा 2 बार ऑप्शनल लॉ में मेरे नंबर कम रहे तो मुझे खुद भी ये डाउट्स आते थे कि क्या मैंने सही ऑप्शन लिया है, क्या मुझे दूसरा ऑप्शनल लेना चाहिए। तो मेरा जो जर्नी रहा है सिविल सर्विसेज में, मेरे पहले एग्ज़ाम में 153 मार्क्स थे और फिर सेकंड टाइम जब मेंस लिखा तो मेरा 203 स्कोर हुआ। तो मेरे को काफ़ी धक्का लगने लग गया था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि लॉ ऑप्शनल से कंटिन्यू करूँ या मैं अपना ऑप्शनल चेंज करूँ। बट क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मेरे को विजन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हार्ड कॉपीज़ पढ़ने में दिक्कत है, तो मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मेरा हमेशा से यही रहा, नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लॉ ऑप्शनल पे अच्छे से और काम करूँगा तो इट विल सेल मी थ्रू। तो फाइनली इस बार मेरे को 286 स्कोर आया है, जो कि लॉ में काफ़ी अच्छा मान जाता है। बिकॉज आपके एज नॉर्मल ऑप्शनल्स और अदर ऑप्शनल लाइक 330 340 स्कोर नहीं आता जनरली। 305 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, मतलब काफ़ी कम लोगों के ही आते हैं। तो कंसिडरिंग दैट काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है। तो यहाँ पे मैं वही सारी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या मैंने अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस करे और क्या क्या चीज़ें थी जिसमें मैंने ध्यान दिया, जिसकी वजह से ये मैं इम्प्रूवमेंट ला पाया अपने स्कोर में। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, अगेन एम्फेसाइजिंग द फैक्ट दैट सिलेबस इज़ वेरी मच द की। लॉ के साथ सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि उसका जो सिलेबस है, इवन दो वाइड है, काफ़ी लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही सर्टेनिटी है। आपका डायनामिक
नहीं है इतना सिलेबस, करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जा सकते हैं। मॉडल आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे कि इस साल मैंने मॉक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, काफ़ी सारे मॉक्स लिखे मैंने, अराउंड 8 to 10 मॉक्स लिखे हैं मैंने इस बार लॉ के, बिकॉज आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगेन मतलब वो मेंस मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए जनरली भी ज़रूरी है, बट ऑप्शनल के केस में भी आपके लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जो आपको पर्सपेक्टिव चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज का, वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे कॉलेज में हम लॉ के पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं। तो एक उस टेम्पो को बदलने के लिए, अपने आप को उस मोल्ड में लाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मॉक्स दें, फीडबैक लें लोगों के साथ। तो उसको देखते हुए लॉ में तो मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आपको 70-75% जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पहले लिखे हुए हैं। अगर आपने मॉक्स अच्छे से दिए हैं और प्रिपरेशन आपका अच्छा है, आपने मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करे हुए हैं, तो 70-75% ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास उनके आंसर्स पहले से ही होंगे और आपका टाइम बहुत सेव होता है और आप उसमें बेस्ट से बेस्ट आंसर्स लिख पाते हैं। वही एक बहुत बड़ा कारण था कि इस बार मेरा स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि लॉ का जो सिलेबस है वो काफ़ी सारा जीएस के साथ ओवरलैप होता है, और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी अपना लॉ का ही यूज़ करना है वाइल इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ और वाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। उसमें लॉ का रोल सबसे ज़्यादा होता है, रूल मेकिंग, बाय लॉज, डेलीगेशन, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो इसी के चलते मुझे जहाँ तक लगता है ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि लॉ ऑप्शनल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसी साल जो कि नॉन लॉ बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड दे हैव मेड इट टू द लिस्ट। और इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे नॉन लॉ बैकग्राउंड से लोग आए हैं और उन्होंने बल्कि क्रैक ही नहीं किया है, बल्कि बहुत अच्छे रैंक्स के साथ क्रैक किया है। तो मेरा कहना तो उस मामले में फिर यही है कि फिर हम लॉ बैकग्राउंड के होते हुए भी अगर हमें लॉ ऑप्शनल पे डाउट है तो फिर आई डोंट नो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो। मतलब हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर पाएंगे तो अच्छा स्कोर ला पाएंगे, और वो आपको किसी भी ऑप्शनल में करना पड़ता है। कोई भी ऑप्शनल आप लेके चलेंगे, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको तैयारी करनी होगी और उसमें भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अगर आप उतनी ही मेहनत आप लॉ को दे देंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन दिस ऑप्शनल। अब जहाँ तक रहा सिलेबस का सवाल, तो जो लॉ ऑप्शनल है उसके 2 पेपर हैं। पेपर 1 में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है पॉलिटी से, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। और मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके लिए आपको बाइबल आपका वही है कॉन्स्टिट्यूशन, पीएम बख्शी लोग रेफ़र करते ही हैं। और बाकी आपके अगर आपको थोड़ा सा हम लोगों को रहता है कि कोई कमेंट्रीज़ हों पढ़ने के लिए तो लोग वीएन शुक्ला यूज़ करते ही हैं। बट मेरा मानना वही है कि आपका जो अप्रोच रहना चाहिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कमेंट्रीज़ हम पढ़ जरूर सकते हैं, पर उसका जो हमारा प्रिपरेशन है उसे हमें मोल्ड करना पड़ेगा इन अ वे दैट इट सूट्स योर सिलेबस, बिकॉज वेरी डिफरेंट इन द वे यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज का लॉ ऑप्शनल एंड व्हाट यू प्रिपेयर इन योर लॉ कॉलेजेस। बिकॉज जो आपका आंसर राइटिंग है वो वेरी डिफरेंट है, जो अप्रोच है वो बहुत अलग है जो आपके कॉलेज में हम आंसर्स लिखते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि, तो मुझे यही लगा, इसीलिए मैंने 3rd अटेम्प्ट में ऑप्शनल के लिए कोचिंग भी ज्वाइन करी। एक्चुअली लॉ ऑप्शनल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ज़्यादा आपको गाइडेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो लॉ ऑप्शनल की कोचिंग देते हैं, उनमें से एक निर्वाणा आईएएस अकेडमी है जहाँ से मैंने अपनी लॉ ऑप्शनल की कोचिंग ली है। और बहुत हद तक इस साल का जो मेरा इम्प्रूवमेंट रहा है लॉ ऑप्शनल में वो मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगा, बिकॉज दे आर वेरी एक्सट्रीमली गुड, ब्रीफ
ली दे कवर द सिलेबस, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वो कवर करते हैं और बहुत ही ब्रीफ मैनर में, बिकॉज आप कमेंट्रीज नहीं पढ़ सकते, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 1500-2000 पेजेस की कमेंट्रीज आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, अदरवाइज आप अपना जीएस और बाकी और एरियाज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑप्शनल। निर्वाणा के अलावा आपका एम्बिशन लॉ है, मैंने रिसेंटली एक डायस लॉ अकेडमी करके सुना है, जो कि अच्छा लॉ ऑप्शनल का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। दैट आई हैव गॉटन अ फ्यू रिव्यूज़ फ्रॉम अदर पीपल हु हैव क्लियर्ड। मेरा खुद का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है उसका, बट जहाँ तक निर्वाणा का सवाल है तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। वहाँ पे आपको एक तो जो अटेंशन एक चाहिए वो मिलता है, और उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑप्शनल अपने आप से, वो उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मर्केंटाइल लॉज है, आपका कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट्स है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कैंडिडेट स्किप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, लास्ट में जल्दी से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बस स्किम थ्रू करेंगे इनको चीज़ों को और आंसर लिखाएंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। हमें ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आपका कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट्स है, देन आपका मर्केंटाइल लॉज है, ये वाले सारे एरियाज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 100 मार्क्स, जिसमें से आपका 150 मार्क्स तक भी आ जाता है कई बार। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इन एरियाज पे फोकस करें एंड यू हैव दोज आंसर्स। और एक्चुअली काफ़ी सारे लॉ, जैसे मर्केंटाइल लॉज है, उसमें आंसर्स क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, मतलब देर आर ओनली 20 to 30 क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यू कैन एक्चुअली हैव मॉडल आंसर्स फॉर दोज। और आप एंड में वो जल्दीबाजी के चक्कर में आप उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे पाते और उस पर आप मिस कर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया पे बहुत ध्यान दें आप लोग। तो वापस आते हुए पेपर 1 का जो पार्ट बी होता है वो रहता है आपका इंटरनेशनल लॉ। वो एक एरिया है अपना जो काफ़ी थोड़ा डायनेमिक है। बाकी काफ़ी सारे लोग एसके कपूर रेफ़र करते हैं, पर मैंने अपने इस वाले अटेम्प्ट के लिए निर्वाणा पे ही रिलाई किया। निर्वाणा के जितना भी हैंडआउट्स नोट्स मिले मेरे को, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी थे क्योंकि वो ब्रीफ भी थे अगेन, और जितना ज़रूरी था उतना ही उसमें मटेरियल था। और उसके साथ ही साथ आंसर राइटिंग उसमें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अंडरस्टैंड करके उसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो डुअलिज्म थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ की, उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको स्पेसिफिकली उसी पे फोकस करना है, रादर देन आप चारों थ्योरीज उसके ओवरलैप की बताएं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट की है कि एक्चुअली वो पूरे पेपर में ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऑप्शनल में, कि रादर देन आंसरिंग द टॉपिक वी नीड टू रियली फोकस ऑन द फैक्ट दैट वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, या जो भी एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। अब आपसे अगर वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में आपको वो रीजनेबल फोर्सेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको पूरा डिटेल में नेग्लिजेंस में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यू हैव टू फोकस only on reasonable forcibility. You just have to give a short introduction what negligence is, but then main focus has to be on reasonable forcibility. So that becomes very very important. Now coming back to syllabus की paper 2 रहता है आपका जो आपके substantive laws हैं, तो part A में आता है IPC और आपका law of torts और prevention of corruption act और आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये वाला जो भी एरियाज़ हैं, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी पार्ट ए में कवर होता है। तो इन सब के लिए भी अगेन आईपीसी के लिए आपका बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको उसको बार बार रेफ़र करना है। इलस्ट्रेशंस उसमें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या लगता है कि एक्चुअली स्पेशली ये दिक्कत लॉ ग्रेजुएट्स के साथ ज़्यादा है कि केस लॉज को हम ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी आपको एक एवेन्यू दिया है इलस्ट्रेशंस के थ्रू, एंड इट इज़ एज अथॉरिटेटिव एज अ केस लॉ। तो जहाँ पे भी आप केस लॉ नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, आप वहाँ पे इलस्ट्रेशंस का
बिल्कुल इक्वली गुड वे में यूज़ कर सकते हैं। एंड मतलब आपके ये वाले जो आंसर्स हैं, आपका जो इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स, केस लॉज, आपके एग्जाम्पल, आपका जो आंसर है उसको एनहेंस कर देते हैं। दे फेच यू मोर मार्क्स। तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे हम बहुत ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं जो आईपीसी में है या टॉट्स में है या कॉन्ट्रैक्ट्स में है, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। और एक्चुअली पेपर 2 में जो डिफरेंस है पेपर 1 के साथ, वो फैक्चुअल ज़्यादा है, तो वो हाईली स्कोरिंग भी है। तो आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे से एनालाइज किए हैं और उससे आइडेंटिफाई करें हैं कि आपके एरियाज टू फोकस क्या क्या हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई रिमेंबर 2017 में वन ऑफ द एस्पेरेंट्स हैड स्कोर्ड 180 मार्क्स इन पेपर 2 इटसेल्फ, which is मतलब unheard of. तो that is the amount of marks that you can score in paper 2 if you can prepare that well. बाकी जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, तो आपका आर के बांगिया बुक है ही, जो लोग रेफ़र करते हैं, उसका समरी भी है पीछे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आपको वो शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी अगर रिवाइज़ करना हो तो बहुत हेल्पफुल रहता है। कुछ कुछ एरियाज़ हैं जो हम स्किप कर देते हैं कई बार। आई थिंक रिमोटनेस ऑफ डैमेज एक टॉपिक है, वो सर ने हमें स्पेसिफिकली बोला था कि देख के जाना, कोई पता नहीं चलता ऐसी रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं डिफरेंट टाइप की टॉट्स में। ये वाली सारी चीज़ें हम स्किप कर देते हैं कई बार। और इस बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर पीपल, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ें ना। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ एरियाज़ हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना सिलेबस है उसको पूरा करके जाएं, जिससे कि वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग इन द एग्ज़ाम। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे जैसे एरियाज़ हैं, प्ली बार्गेनिंग, आपका सिविल राइट्स एक्ट है या करप्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें आपको लेजिस्लेशंस और जो भी मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत है डेफिनेटली करके जाएं। बिकॉज आपके पास अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, तो आपको टाइम, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर होता है और आप इजीली अपने आंसर्स फ्रेम कर पाते हैं। आप सरप्राइज्ड नहीं होते हैं उन क्वेश्चंस को देख के पेपर में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पार्ट बी में आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, मर्केंटाइल लॉज है, जिसमें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है, और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। और उसके बाद मेजर चंक इज आपका कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ADR हो जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और आपका RTI, और स्पेशली आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, बीट कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल वो लोग। फिर बाकी ट्रायल बाय मीडिया और अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स, जैसे कि आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट फेचेज यू वेरी गुड मार्क्स। उसका वेटेज भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि उसका वेटेज कम है। तो बहुत ही नेसेसरी है कि इन एरियाज़ पे आप फोकस करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात आती है तो अगेन बांगिया रेफ़र कर सकते हैं लोग, अवतार सिंह भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने क्योंकि निर्वाणा ज्वाइन कर रखा था, तो मैंने तो निर्वाणा नोट्स पे ही रिलाई किया था। अगेन मर्केंटाइल लॉज में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि क्या बुक्स रेफ़र करें, क्योंकि आपको उतना डिटेल में नहीं जाना होता है और एक्चुअली वो बहुत फैक्चुअल है। तो मैंने अगेन जैसे बताया, क्योंकि 20-30 क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करें उस पोर्शन ऑफ सिलेबस के लिए, और उन क्वेश्चंस के जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है उससे आप उनके आंसर्स तैयार कर लें पहले से ही। वो बहुत बहुत ज़्यादा की है उसके लिए। तो अगर वो हो जाएगा तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर्स कर पाएंगे उनको। और साथ ही साथ फिर आपका जो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स है, वो आपको या तो करंट अफेयर्स के थ्रू, आपके जो जीके के मॉड्यूल्स है, काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस आपको उसमें पढ़ने को मिल जाते हैं, क्योंकि आपको जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं उसमें भी आपको कुछ कुछ लॉज को रेफ़र करना होता है। साथ ही साथ आपको कुछ साइट्स हैं जैसे लाइव लॉ है, लीगली इंडिया है, ये सब आपके रीसेंट डेवलपमेंट्स पे कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें आती रहती हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और उसको रेफ़र करें।
मैं ये नहीं कहूँगा कि रेगुलरली, बट मतलब बीच बीच में देखते रहे। बार एंड बेंच है, एक और जो वेबसाइट है, इन पे कुछ कुछ आपके रीसेंट डेवलपमेंट्स आते रहते हैं जो चल रहे हैं लीगल फ्रेटर्निटी में। जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे होते हैं और कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, वो जनरली हम प्रिपेयर भी करते हैं अपने जनरल स्टडीज़ के लिए भी, पेपर 2 के लिए स्पेशली। तो लेकिन हम लोगों को ये थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत होती है ऑप्शनल में, सिंपली कि उसमें हमें थोड़ा सा जो आपके लीगल इश्यूज़ हैं और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं या जो रेशो उस जजमेंट का है वो क्या है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको वहाँ से थोड़ा रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ तो इसकी खाली ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पे रेफ़र करने की ज़रूरत होती है, विच इज़ डायनेमिक टू एन एक्सटेंट। अदरवाइज़ आपका जो लॉ का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो बहुत ही सर्टन है, बहुत ही सर्टन है। और आप उस पर मतलब अगर आपने मेहनत करी है पिछले 1 साल से, तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे मोस्टली। फिर एक छोटी सी चीज़ जो मतलब काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पास रिसेंटली आए हैं लोगों के, वो यही है कि केस लॉस का क्या रेलेवेंस है, आंसर राइटिंग में क्या आपको डिफरेंस करना है। तो वैसे तो मैंने एक बार पहले भी बोला ही है कि मतलब आपको केस लॉ पे ऑफ कोर्स जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपके कुछ जो होते हैं कुछ टॉपिक्स पे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे आपका राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, और नेग्लिजेंस में डोनेगी वर्सेस स्टीवनसन, और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो जाते हैं, किसी किसी मोहरी बीबी फॉर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसी बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं। कई सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके जजमेंट्स हैं ये की हैं, तो ये तो आपको कोट करने ही पड़ेंगे डेफिनेटली। बट उसके अलावा आपके इलस्ट्रेशंस, आपके खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल्स, दे कैन ऑल्सो वर्क, दे कैन सप्लीमेंट योर आंसर्स। और हम लोगों को जैसे आदत होती है अपने कॉलेजेस में कि कोट एज मैनी केस लॉज एज पॉसिबल, यहाँ पे वैसा वाला आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1-2 केस लॉ आर मोर देन इनफ फॉर यू टू पुट इन योर आंसर्स, बिकॉज आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड है और वो आपको एनालिसिस भी देख रहे हैं। आपकी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको साथ ही साथ आपको टॉपिक भी डिस्कस करना है, अपना आपका जो क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस भी देनी है, साथ ही साथ आपको वो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस और केस लॉज यूज़ करने हैं, एंड इंक्लूडिंग फिर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो देना ही है। तो उसके देखते हुए आपको वो जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो उस तरीके से थोड़ी मोल्ड करनी पड़ती है यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा की है। फिर एक जो ज़रूरी सवाल लोगों के माइंड में रहता है कि हाउ डज GS2, जो आपका GS2 का पेपर रहता है पॉलिटी वाला, हाउ डज अप्रोचिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर पेपर 1 जब आपका लॉ का पेपर है, या क्योंकि काफ़ी सारे ओवरलैपिंग पोर्शंस हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा लीगल जार्गन और ज़्यादा निटिग्रिटीज़ में चले जाते हैं कई बार पॉलिटी के आंसर्स में। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वो एक जो अप्रोच है आंसरिंग का वो लॉ ऑप्शनल के केस में ध्यान रखें। साथ ही साथ आप लोग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके आंसर्स को एक एस्थेटिक वैल्यू मिल जाती है। कई बार जैसे पेपर 1 में स्पेशली ये बहुत हेल्प किया था मेरे को। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपसे कोई सोशल जस्टिस का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ऐसे कुछ ट्रायंगुलर टाइप बना के आप लिख सकते हैं सोशल जस्टिस, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है वो बेसिकली आपका बेस है ऑन विच द होल प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इज़ बेस्ड। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कुछ और एक क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, DPSPs और फंडामेंटल राइट्स आर 3 पिलर्स ऑफ योर, किसी भी क्वेश्चन में मतलब आपके अगर ये यूज़ हो सकते हैं, या उस तरीके की कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी आप फ्लो चार्ट या पॉइंट्स में आप कुछ भी बना सकते हैं। वो आपके आंसर को एक एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। जहाँ तक रहा सवाल पॉइंट्स में लिखने का, पैराग्राफ में लिखने का, ये बहुत ही एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सभी की। मुझे लगता है कहीं पे भी आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है कई बार, क्योंकि क्या होता है कि पॉइंट्स में लिखने के चक्कर में हम कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाने में लग जाते हैं, जो कि टाइम वेस्टिंग भी रहता है और आपको
आपका आंसर भी बहुत इनकम्प्लीट और हैफेजार्ड सा लगता है। कई बार कुछ कुछ क्वेश्चंस की ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, आपको बोलेगा क्रिटिकली एग्जामिन, तो वहाँ पे आपको क्रिटिक करना है, तो वहाँ पे इट्स बेटर कि आप यू राइट इट इन पैराग्राफ्स। तो और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस ऑन योर कंफर्ट लेवल, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी लॉ ऑप्शनल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप CLD को ना छोड़ें, मर्केंटाइल लॉज पे बिल्कुल ध्यान रखें। जो भी ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं इस पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आंसर राइटिंग जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करें, पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओवर एम्फसाइज करने के साथ साथ मतलब ओवर एम्फसाइजिंग नहीं करता है, लेकिन मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को रेफ़र करें, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है लॉ ऑप्शनल के केस में। बाकी क्योंकि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं मेरे को कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, तो इफ़ यू कैन प्रोवाइड अस एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्ट्स, तो मैंने कोशिश करी है कि जो मेरे आंसर स्क्रिप्ट्स हैं लॉ ऑप्शनल के स्पेशली कि वो मैं स्कैन करके आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो आंसर स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आई रियली होप कि आपके जितने भी जो डाउट्स होंगे लॉ ऑप्शनल के रिलेशन में वो क्लियर हुए होंगे, एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर दीज अपकमिंग मेंस एंड जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग। थैंक यू।